हाँ, फिर एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक, ये भी आपको कल्चर वाले रजिस्टर में उतारना है। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार प्रश्न सीधे सीधे आते हैं। क्योंकि ये वैसे टॉपिक कोई एक टॉपिक नहीं है, इसमें मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा है। इसमें मैंने 3-4 छोटे छोटे टॉपिक को एक साथ मिक्स कर दिया है। जैसे कि राजस्थान के प्रमुख साहित्य संस्थान बोल दो, चाहे कला संस्थान बोल दो, चाहे संगीत संस्थान बोल दो, और कुछ संग्रहालय मतलब म्यूजियम। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, जबरदस्त सेशन है। इसके अंदर जो मैंने मेहनत की है ना, जो तपस्या की है 4-5 घंटे की, उस तपस्या को आपको उसका फायदा उठाना है और प्रॉपर वे में रजिस्टर में नोट्स बनाने हैं। पहले आपको वही सेम टू सेम बात रोजाना कहूंगा कि मेरे साथ साथ आपको सुनना है, उसके बाद में अब कल टॉपिक आपको, कल फिर एक टॉपिक हस्तकला का या फिर उनका मिलने वाला जबरदस्त। हम हमेशा क्लास होगी, इसी महीने में कल्चर कंप्लीट करने वाले हैं अपन, इसलिए क्लासेस थोड़ी ज्यादा हो सकती है, कवर कर लेना, पीछे मत रह जाना। दिन रात एक कर दो, बच्चे लगे पड़े हैं, धुआंधार तरीके से लग जाओ। अब क्लासेस बहुत जबरदस्त होगी और नेक्स्ट मंथ से आपको बताइए आपकी लाइव टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए जितना भी टॉपिक पीछे बच गए हैं उनको कवर कर लेना। कहते हैं ना, देखो अगर अपन पहले पढ़ते थे, 10th बोर्ड में पढ़ते थे, 12th बोर्ड में पढ़ते थे, कहीं कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ लो, चाहे अपन जिस दिन सोच लेते हैं कि आज से पढ़ना है, तो अगर पूरे साल भर पढ़ते हैं तब तो अपन को जोर नहीं आता। जैसे 12th का बोर्ड दिया अपन ने, 10th का बोर्ड दिया था, तो जिस दिन अपना अप्रैल में सेशन स्टार्ट होता है सपोज, तो अप्रैल से पढ़ना शुरू हो गए तो फेब के एंड में या मार्च की स्टार्टिंग में अपना एग्जाम होता था, 10-11 महीने मिलते थे। शुरू से अगर अपन 2-2 घंटे पढ़ लें, अगर सिर्फ 2-2 घंटे की बात करा मैं, 2-2 आवर्स भी अगर पढ़ लेते थे, तो अपने को लास्ट में ये पता भी नहीं चलता था कि यार सारी चीजें कवर है। मतलब बिल्कुल पता नहीं चलता उतने 6 सब्जेक्ट पढ़ के भी कि वेरी इजी। लेकिन वही चीज बच्चे साल भर पढ़ते नहीं है, और एकदम की एग्जाम आगे फिर पढ़ते हैं तो फिर वो बर्डन एक साथ आ जाता है कि 10-10 चैप्टर कैसे याद करें। वही चीज यहां होने वाली है। कोर्स बढ़ता जा रहा है, लोक देवता पढ़ लिया, तब आपको लगा था सर जल्दी कराओ, फिर लोक देवियां पढ़ लिया, संत संप्रदाय पढ़ लिए, मेले त्योहार पढ़ लिया, लोक वाद्य पढ़ लिया, लोक संगीत पढ़ लिया, लोक नृत्य पढ़ लिया, लोक नाट्य पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद में जो आपको कल रीति रिवाज वाले एक साथ 3-4 टॉपिक मिल गए, आज ये जबरदस्त टॉपिक है। तो कोर्स तो बढ़ता जा रहा है, कोर्स तो बढ़ता जा रहा है। उधर आपको करंट के पे ध्यान नहीं दे रहे हो आप, पूरे महीने का करंट अपलोड कर दिया जा रहा है, कहीं पर भी करंट की क्लास नहीं लेनी है। अगर राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट जॉब लगानी है आपको, तो जितना करंट आता है उसमें सब कुछ है। जनवरी का करंट आपको अपलोड कर दिया गया है, फरवरी का करंट आपके लिए अपलोड कर दिया गया है, और मार्च का बस जल्दी आने वाला 2-4 दिन के अंदर, और इसके बाद में बजट अपलोड कर दिया गया है। और जो विधानसभा थी आपकी, विधानसभा वाले प्रश्न कुल मिला के 4 ऐसे सेशन, मतलब सेशन रखे हैं मैंने। इन चारों को शायद विधानसभा के तो 2-3 होंगे, लेकिन कुल मिला के 4-5 जो भी सेशन है ये अपने एमवी क्लासेस 2.0 के ऊपर अपलोड है। इनको जाके पढ़ो भाई, नहीं काम चलेगा, हर चीज पढ़नी पड़ेगी। मैं रोजाना कहता हूं हर चीज पढ़नी पड़ेगी। आप ये मत सोचें कि इसको छोड़ दूं और हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये तो फिक्स नियम है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा हो, तभी तो मैंने कहा ना कि करंट का क्या है कि मैंने इसलिए पूरा महीने का निचोड़ दिया एक साथ, घंटे 1.5 घंटे क्लास के अंदर पूरा महीना कंप्लीट। तो उसमें अगर एक आधा क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने बिल्कुल 1 घंटे में तो पढ़ा है, क्या दिक्कत है। इसलिए कुछ चीजें ऐसी है जो थोड़ी बहुत स्किप, मतलब हल्के ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि छोड़ ही दें, बिल्कुल ही छोड़ दें, नहीं होगा सिलेक्शन। जैसे मैं लास्ट से आपको इंग्लिश के लिए बोला था, तो इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। हाँ, कुछ टॉपिक आपको पूरे याद नहीं हो रहे तो कैप्सूल डाल दूंगा, लेकिन पढ़ोगे तो सही ना, पढ़ना तो है ही ना। ऐसा नहीं कि जीरो बिल्कुल छोड़ दिया साहब, ब्लैंक पेज, नहीं, ब्लैंक पेज से काम नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ उसके बारे में जानना पड़ेगा कि जैसे अगर 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि मैं 6-7 तो नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, इतना तो नॉलेज होना चाहिए, बस ये बात कहना चाह रहा हूं। बाकी इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। बहुत जबरदस्त टॉपिक है, ढंग से पढ़ना है इसको। पहली हेडिंग लगाओ, जवाहर कला केंद्र जयपुर। मतलब आपको पता है अपन क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान के कला संस्थान या संगीत संस्थान या फिर संग्रहालय, या फिर मतलब वो चीज जिसने राजस्थान के कल्चर को, राजस्थान की कलाओं को, जो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से लेके पूरे शहरी तक है, उसको उठाने का काम किया है, उसको आगे मतलब अपनी संस्कृति को बचाने का काम किया। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहां पर लोग आके अपनी ट्रेनिंग देते हैं, जहां पर आके वो अपना कुछ और को भी सिखाते हैं और खुद भी सीखते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। ये चीज है। तो जवाहर कला केंद्र, पहली बात तो एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा कि जवाहर कला केंद्र कहां स्थित है, तो पहला प्रश्न हो गया जयपुर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न आएगा वेरी इंपॉर्टेंट आएगा,
वो आएगा कि जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब हुई। हाँ, महीना याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई 8 नवंबर 15 अगस्त ऐसा याद नहीं करना, लेकिन ईयर जरूर याद करना है। 1989 के अंदर जवाहर कला केंद्र की स्थापना हुई जयपुर के अंदर। फिर सेकंड प्रश्न आएगा सबसे टॉप लेवल का, जो एक नहीं 10-20 एग्जाम पूछा गया है कि जवाहर कला केंद्र जो कि जयपुर में स्थित है उसके आर्किटेक्ट कौन है, वास्तुविद कौन है, इसकी मतलब ये पूरा बनाने का जो रूपरेखा तैयार करने वाले कौन है, तो वह श्री चार्ल्स कोरिया। क्या नाम है उनका? श्री चार्ल्स कोरिया है। ओके, और उद्घाटन कब हुआ? तो उद्घाटन हुआ 8 अप्रैल 1993 को। उस टाइम हमारे राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जी, इनके हाथों इस जवाहर कला केंद्र जयपुर का उद्घाटन किया गया। ध्यान रखें 8 अप्रैल 1993। अब दो प्रश्न आएंगे, स्थापना जब आती है तब 1989 को तो स्थापना हुई थी, लेकिन उद्घाटन पूछे तब वो 1993 है। बस ये ध्यान रखना, भले महीना ना याद रहे कोई बात नहीं, ईयर ही ज्यादा पूछा जाता है। किस लिए किया था? 3 मेजर बातें, ये थोड़ा बहुत ये मैंने सिविल सर्विसेज के हिसाब से, भाई जैसे आप आरएस मेंस लिखते हो तो मेंस में जवाहर कला केंद्र के बारे में आप जानते हो, तो उसके लिए मैंने कहा ना कि कल्चर को अपन पूरा, आपको एसडीएम अगर बनना है वहां तक का लेके चलेंगे। कल्चर क्या? पूरा राजस्थान जी के, कंप्लीट राजस्थान जी के, अपन अब इसको अधूरा नहीं छोड़ रहे हैं, पूरा ही बनाएंगे ढंग से। उद्देश्य क्या है कि राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं का संरक्षण करना, और फिर से कोई खोज हो रही हो, भाई कोई बंदा और कोई किसी चीज की खोज कर रहा है या फिर किसी अपने कुछ हुनर दिखा रहा है, तो बिल्कुल उसको सामने लाएंगे, उनका समन्वित विकास करना इसका मेन उद्देश्य है जवाहर कला केंद्र का। मतलब आपको पता है कि हमारी पहले की जो पारंपरिक कल्चर था आज विलुप्त होता जा रहा है। हालांकि एक बात का ध्यान रखना, ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी संस्थान हैं, उन सब का काम एक ही है कि जो भी हमारी पारंपरिक या जो भी हमारी जो पहले की संस्कृति है या जो कलाएं हैं, चाहे वो कठपुतली हो चाहे कोई सी भी हो, इन सबको बचा के रखना है, भी जीवित रखना, आने वाली पीढ़ियां भी जाने हमारे कल्चर को, है ना। ऐसा नहीं कि सब मॉडर्न बन जाओ, मॉडर्न बनो लेकिन कल्चर को मत भूलो। हमेशा कहता हूं मैं आपको, राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं का संरक्षण करना, उनकी खोज करना, उनका समन्वित विकास करना जवाहर कला केंद्र जयपुर का मेन मतलब उद्देश्य है, पर्पज है, ऑब्जेक्टिव है। इसमें संगीत के और नृत्य, डांस वांस के कम से कम 4 अलग अलग विभाग बने हुए हैं। हालांकि उन विभाग को अपन को ये देखना नहीं, 4 सेक्शन होते हैं भाई, जैसे ऐसा मान लो कि संगीत का है, ये नृत्य का है, ये दोनों के किसी कलाओं का, ऐसे करके 4 अलग से डिपार्टमेंट बने हुए हैं, फिर भी अपन लिख लेते हैं। तो ये हो गया अपना जवाहर कला केंद्र जयपुर। मैं पहले वही लूंगा जो जयपुर में है, ताकि लाइन वाइज याद रहे। बहुत मेहनत की आपके लिए मैंने, जयपुर वाले एक साथ लेंगे, फिर अपन सपोज जोधपुर ले लेंगे, उदयपुर ले लेंगे, बीकानेर ले लेंगे, ऐसे अपन लाइन वाइज चलेंगे, हनुमानगढ़ ले लेंगे, सीकर भी है तो वो ले लेंगे, जैसलमेर ले लेंगे, ऐसे लाइन वाइज चलेंगे ताकि आपको इकट्ठा मिल जाए। और तो क्या करूं बताओ, ठीक है। फिर भी आपको मेरी तरह खुले लिखना है, बीच में हर टॉपिक के बाद में 2-3 पेज छोड़ दिया करो, ताकि फिर कभी कोई एक आधी चीज कोई जोड़नी पड़े, जो लाइव टेस्ट वगैरह बताता हूं मैं तो जोड़ लेंगे, ठीक है। जयपुर कथक केंद्र, वैसे तो ये जयपुर लिखा हुआ नहीं आता, कभी कभी इतना से आता है कथक केंद्र, तो जयपुर का कथक केंद्र फेमस है, वेरी फेमस है। भानुजी अपन ने पढ़ा भी था, शायद मैंने आपको पढ़ाया होगा नृत्य वगैरह में। तो जयपुर कथक केंद्र कहां पर है? तो जयपुर कथक केंद्र जयपुर में ही है। स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1978 में इसकी स्थापना की राजस्थान सरकार ने। 1978 के अंदर इसकी स्थापना हुई, लेकिन प्रॉपर तरीके से कार्य प्रारंभ इन्होंने थोड़ा सा लेट किया था। एक लेट का मतलब वो साल भर में 19 मई 1979 को किसी में है ये डेट, जैसे कि जयपुर कथक केंद्र ने कार्य प्रारंभ कब किया, ठीक है। ये जैसे अपने पिछला पढ़ा था कि उसमें उद्घाटन कब हुआ, फिर पढ़ा था स्थापना कब हुई, तो थोड़ा बहुत 1-2 की जिसकी डेट है वो अपन को अलग से याद करनी है, बाकी लगभग स्थापना ही मेन होती है इसकी। फिर मेन क्या है, जैसा कि नाम लिखा हुआ है कथक, आपको पता है कि जयपुर का जो कथक घराना है, मतलब जयपुर का कथक प्रसिद्ध है और भानु जी के द्वारा और कथक को आगे बढ़ाया भी जा रहा है। तो कार्य है कि जयपुर में कथक घराने की प्राचीन एवं शास्त्रीय नृत्य शैली को पुनर्जीवित करना, उसका उन्नयन करना और कथक नृत्य का प्रशिक्षण देना। जो भी कथक नृत्य सीखना चाहता है वो यहाँ पर जयपुर कथक केंद्र के अंदर एडमिशन ले सकता है और सीख सकता है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर ही तो है। ये जो कथक सीखना चाहता है या फिर जो कथक का जानकार है उसको बिल्कुल प्रमोट करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, ताकि कथक जो है वापस पुनर्जीवित रहे, ये बचा हुआ रहे, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान संगीत नाट्य संस्थान, ये भी जयपुर में, वेरी इंपॉर्टेंट, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस मतलब पहला प्रश्न तो यही है कि ये है कहां पर, दूसरा प्रश्न है कि स्थापना कहां हुई, ध्यान रखना।
तो राजस्थान संगीत नाट्य संस्थान की स्थापना हुई 30 दिसंबर 1950 को। आप तो ये याद रख लेना, ये भले ही महीना याद रहता हो तो अच्छी बात है, लेकिन ईयर ज्यादा पूछा जाता है। राजस्थान संगीत नाट्य संस्थान की स्थापना 1950 में राजस्थान सरकार के द्वारा की गई। हालांकि वैसे किसी के भी डायरेक्टर जनरल या निदेशक याद नहीं करने होते, सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन कभी कभी एक आधा जैसे किसी के डायरेक्टर निदेशक बना दिए जाते हैं। तो इसके प्रथम निदेशक बने थे श्री ब्रह्मानंद स्वामी। एक आधा याद करना, बाकी कोई खास नहीं, जो मैं लिखवा दिया वो इनफ है ना, बहुत ज्यादा है। राजस्थान संगीत नाट्य संस्थान कहां पर है? जयपुर में। स्थापना कब हुई? 1950 में राजस्थान सरकार के द्वारा। इसके प्रथम निदेशक कौन बने? तो श्री ब्रह्मानंद स्वामी। फिर रविंद्र मंच, वैसे ये रविंद्र मंच ही था पहले, इसको अब रविंद्र मंच सोसाइटी की तरह नाम दे दिया, वो कोई बात नहीं, पर रविंद्र मंच याद रखना है। रविंद्र मंच भी जयपुर में ही है और स्थापना जो इसकी हुई वो 15 अगस्त 1963 को 1963 को राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई। वही वापस कला व संस्कृति का संरक्षण करना, उसका प्रदर्शन करना और उसका संवर्धन करना, मतलब उसको बचा के रखना, आगे प्रमोट करना, ये बेसिकली रविंद्र मंच का काम है। लेकिन इसमें प्रश्न एक ही आएगा, रविंद्र मंच कहां पर है? तो एक आंसर होगा जयपुर। रविंद्र मंच की स्थापना कब हुई? 1963 में राजस्थान सरकार के द्वारा। ओके। ललित कला अकादमी जयपुर, वेरी इंपॉर्टेंट है। ललित कला अकादमी जयपुर, स्थापना नवंबर 1957 को। और अब क्या है, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। बहुत सारी अकादमी या फिर बहुत सारी एकेडमी या बहुत सारे संस्थान, उनके सबसे मेन चीज है तो वो है कि वो जो पुरस्कार देते हैं उस पुरस्कार का नाम क्या है। या फिर बहुत सारी संस्थान या अकादमी जो है ना, एकेडमी, वो खूब सारी पत्रिका भी जारी करती है भाई, जैसे इनकी खुद की एक पर्सनल पत्रिका आती है मार्केट के अंदर, ठीक है ना, वो अपन पढ़ेंगे आगे। सबकी पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि वो जो पत्रिका है, हालांकि इसकी तो नहीं है, वो जो पत्रिका त्रैमासिक है या वार्षिक है या हर 6 महीने से निकलती है, ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ललित कला अकादमी जयपुर की स्थापना नवंबर 1957 को हुई। इस अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है वह फेलोशिप, या तो फेलोशिप बोल दो या कलाविद। सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि फेलोशिप या फिर कलाविद पुरस्कार कौन सी अकादमी देती है? तो आंसर हो गया ललित कला अकादमी जयपुर, ठीक है ना। ओके। हालांकि सर्वप्रथम किसी किसी का यह भी है किसको मिला सबसे पहले, तो सर्वप्रथम कलाविद मिला था राम गोपाल विजयवर्गीय को 1970 में, ठीक है ना। ये जबरदस्त फैक्ट है, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ढंग से पढ़ लेना, लेवल बहुत ज्यादा रखा है, लेकिन वही चीज है कि करेंगे जो, तो अब कंप्लीट करेंगे। राम गोपाल विजयवर्गीय को सबसे पहला फेलोशिप या कलाविद पुरस्कार मिला था। यह बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, वेरी इंपॉर्टेंट। नाम क्या है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स। कहां पर है? जयपुर, ठीक है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स, क्या अभी ये तो वर्तमान नाम है, क्या इसका पहले कोई नाम था, अलग था? बिल्कुल था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले 2 नाम और थे। देखो, स्थापना हुई 1857 में, जयपुर के राजा थे सवाई राम सिंह द्वितीय। प्रश्न एक तो यही खड़ा हो गया, यहीं पर प्रश्न बन गया, ये प्रश्न एक तो ये क्या बना? पहला प्रश्न ये बनेगा कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स कहां पर है? जयपुर। दूसरा प्रश्न बनेगा स्থাपना कब हुई? 1857 में। तीसरा प्रश्न है कि इसकी स्थापना किस राजा के द्वारा की गई? तो नाम आएगा सवाई राम सिंह द्वितीय, जयपुर के राजा। चौथा प्रश्न है जब राम सिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी तब इसका क्या नाम था? तब जब इन्होंने स्थापना की थी 1857 में, उस टाइम इसका नाम था मदरसा ए हुनरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं अलग से अंडरलाइन कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया है। मदरसा ए हुनरी इसका नाम था पहले, फिर 1886 में इसका नाम करा महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स, ये नाम रखा। फिर जब हमें आजादी मिली 1947 के बाद, स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स जो भी वर्तमान का नाम है ना, वो बाद में रखा गया। तो 5-6 प्रश्न यहां से बनते हैं, बनते नहीं, बन चुके हैं, आ चुके हैं और आएंगे भी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या क्या? ये कहां पर है? जयपुर। कब स्थापना हुई? किस राजा ने की? जब राजा ने की उसका नाम क्या रखा? उसके बाद में उसका नाम क्या रखा? उसके बाद वर्तमान नाम का पड़ा, तो वर्तमान नाम पड़ा स्वतंत्रता के बाद। फिर बेसिकली ये क्या क्या करता है ये संस्थान या ये जो एकेडमी है? ये संस्थान
मूर्तिकला, चित्रकला विद्याओं के कलाकारों को ट्रेनिंग देती है, प्रशिक्षण देती है। जो भी मूर्तियां बनाना चाहता हो या फिर आर्ट के क्षेत्र में, जो भी चित्रकला के क्षेत्र में होकर काम करना चाहता हो, वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है, अपने अपने काम को निखार सकता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है राजस्थान संस्कृत अकादमी, और ये भी कहाँ है? जयपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया यार। मैंने जब ऐतिहासिक सीरीज चलाते थे अपन, हजार प्रश्न वाली, 100 प्रश्न वाली, उसमें ये पूछा भी था, बहुत बार रिपीट प्रश्न है कि माघ पुरस्कार, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ध्यान रखें कि इसकी पहले स्थापना की बात करते हैं, फिर माघ पुरस्कार की बात करेंगे। 1980 में 25 अगस्त 1980 को राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना हुई। ठीक है, और ये अकेडमी अपना सर्वोच्च पुरस्कार देती है जो सबसे बेस्ट काम करता है संस्कृत के फील्ड में। ठीक है, संस्कृत के फील्ड में जो बेस्ट काम करता है उसको माघ पुरस्कार देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि कौन सी अकादमी या कौन सा संस्थान माघ पुरस्कार देता है, तो वो देता है राजस्थान संस्कृत अकादमी, ये संस्कृत के क्षेत्र में। हालांकि इसके अन्य पुरस्कार भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री डॉक्टर मंडन मिश्र, हालांकि ये इसका नाम है मंडन मिश्र, ये जो खुद है इनको पद्मश्री मिल चुका है, डॉक्टर मंडन साहब को, डॉक्टर मंडन मिश्र, इनको पद्मश्री मिल चुका है। इसलिए कहते हैं कि पद्मश्री, पूरा नाम एक हो गया, पद्मश्री डॉक्टर मंडन मिश्र पुरस्कार। ठीक है, वैसे पंडित अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार और मधुसूदन ओझा पुरस्कार, पंडित पन्नालाल जोशी पुरस्कार, आचार्य नवल किशोर कांकर वेद, जिसको वेदांग पुरस्कार भी कहा जाता है शॉर्ट में, वैसे नवल किशोर कांकर वेद के नाम पे पड़ा है वेदांग पुरस्कार। ये वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सारे याद ना रहे, क्योंकि मैं तो पूरा लेवल लिखाऊंगा आपको, लेकिन माघ पुरस्कार मत भूल जाना। वैसे पूरे याद कर लो, एसडीएम बनना है, पूरी तैयारी करनी है सिविल सर्विसेज तक की, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, ढंग से पढ़ो, एक बार पढ़ना। राजस्थान जी के पग पग पे काम आएगा, हर वैकेंसी में काम आएगा। बीएसटीसी वाला कर रहा है तो रीट के आपकी पात्रता परीक्षा में भी काम आएगा, रीट लेवल फर्स्ट में भी काम आएगा, जिसमें टीचर बनोगे। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सब इंस्पेक्टर, वीडियो, पटवार, एलडीसी, किसी भी वैकेंसी की बात कर लो, सब में काम आएगा, पीटीटी वगैरह सब में। ठीक है, आरएस मैन सब में। पत्रिका की मैं अगर बात करूं तो ये अकेडमी, मैंने कहा था ना, एक पत्रिका जारी करती है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आया था प्रश्न, स्वर मंगला कौन सी अकादमी या कौन सी एकेडमी या कौन सा संस्थान जो अपनी उसकी पत्रिका है? तो स्वर मंगला जो कि त्रैमासिक है, ठीक है ना, हर 3 महीने के बाद में जारी होती है। स्वर मंगला वो राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर जारी करता है। पत्रिका का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्वर मंगला त्रैमासिक। माघ पुरस्कार कौन देता है? राजस्थान संस्कृत अकादमी। कब स्थापना? 1980 में। नेक्स्ट देखते हैं, वीणा संगीत समूह है। ये वीणा संगीत का एक पूरा ग्रुप है। इसके संस्थापक सदस्य हैं वो केसी मालू है, सुजानगढ़ के निवासी है ना, सुजानगढ़ के निवासी है। इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये तो एक ग्रुप है पूरा, ये भी जयपुर में, तो मैंने साथ में लिखवा दिया। वीणा संगीत समूह है, कहां पर है? जयपुर में है। प्रश्न क्या आएगा कि केसी मालू जो कि सुजानगढ़ के निवासी है, उनका संबंध किससे है? तो वो वीणा समूह से, जो कि जयपुर के अंदर है। या फिर यह सकता है कि राजस्थान रत्न किसको मिल चुका, निम्न में से किस किस को मिल चुका? तो वो केसी मालू को राजस्थान रत्न मिल चुका। एक अपने पहले उनको संगीतज्ञ जो थे, गजल गायक थे, जगजीत सिंह, उनको भी अपने पढ़ा था। तो ये सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपने पहले क्लास ली तो मैंने लिखवाया भी होगा। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि इनमें से कौन किसको राजस्थान रत्न मिल चुका, ठीक है, यानी इनमें से किसको राजस्थान रत्न अभी तक नहीं मिला, वो सब बातें कैसे भी आ सकती है। ठीक है, फिर राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी, और इसकी स्थापना भी कहां रखी है? जयपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, जयपुर में। और स्थापना कब हुई? 1979 के अंदर राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी की स्थापना की गई। ईयर वेरी इंपॉर्टेंट है, और ईयर से ज्यादा इसकी पत्रिका वेरी इंपॉर्टेंट है, रिहाण है। बहुत बार पूछा गया है कि रिहाण पत्रिका जो कि वार्षिक है, तो रिहाण पत्रिका जो हर साल में एक बार जारी की जाती है, कौन सी अकादमी जारी करता है? तो राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी, सिंधी भाषा को प्रमोट करने के लिए, सिंधी भाषा डेवलपमेंट करने के लिए, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी। रिहाण वार्षिक पत्रिका जारी करती है अकादमी, जयपुर में स्थित है। फिर है राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी।
ये राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी भी जयपुर में ही है, ठीक है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट नाम ब्रिज भाषा है। तो एग्जाम में आ सकता है भरतपुर, है ना, उत्तर प्रदेश, ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं क्योंकि ब्रिज क्षेत्र है वो, तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी जो जयपुर में ही स्थापना इसकी हुई है 19 जनवरी 1986। अगर 19 जनवरी याद ना रहे तो वैसे डेट तो कम ही पूछते हैं, ईयर वेरी इंपॉर्टेंट है 1986। मैच द फॉलोइंग में भी प्रश्न आते हैं, एक साथ 4 प्रश्न भी आए हुए हैं मैच द फॉलोइंग में, तो 4 नंबर के हो जाता है। 4 अकादमियों के नाम लिख देंगे और इधर साइड में लिख देंगे स्थापना, उनको मैच करो, तो कैसा भी प्रश्न आ जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी कहां पर है? जयपुर में। स्थापना कब हुई? 1986 के अंदर। यह भी पत्रिका जारी करती है क्या? बिल्कुल करती है। नाम जैसा इसके खुद का नाम है वैसे ही करती है, ब्रिज शतदल। ब्रिज शतदल है, ये त्रैमासिक है लेकिन हर 3 महीने के बाद में जारी करता है ये वाली अकादमी, ये वाले इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिज शतदल कौन सी पत्रिका है? राजस्थान ब्रिज भाषा के द्वारा जारी की पत्रिका है, त्रैमासिक है। राजस्थान उर्दू अकादमी कहां पर है? जयपुर में। राजस्थान उर्दू अकादमी कहां पर है? जयपुर में। स्थापना कब हुई? 12 फरवरी 1979 ईस्वी को। और यह भी पत्रिका जारी करता है, उसका नाम है नखलिस्तान, यह भी त्रैमासिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। राजस्थान उर्दू अकादमी कहां पर है? एक प्रश्न, जयपुर में। स्थापना कब हुई? 1979 में। वो पत्रिका जारी करता है कि यस, क्या नाम है? नखलिस्तान। कौन सी है? त्रैमासिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़ एक है। नेक्स्ट की बात करता हूं, नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, ये भी जयपुर में ही है। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण जयपुर में ही है। स्थापना 2006 में हुई है, नहीं है, ज्यादा पुरानी नहीं है। 2006 में स्थापना 19 अगस्त को राजस्थान सरकार के द्वारा। ये क्या करती है? हमारी जो पुरानी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको बचा के रखने का काम करेगी। कैसे, कहां कहां पर हमारी संस्कृति या कुछ चीजें दब रही है उसको उठाने का काम करें। उसके लिए अगर कहीं किसी भी चीज की इंस्टीट्यूट की जरूरत है तो उन कलाकारों को इंस्टीट्यूट या संस्थान अवेलेबल करवाए, या किसी को पैसों की दिक्कत है तो वो सरकार अवेलेबल करवाएगी। बस हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर बची रहे, उसका संरक्षण हो, उसके लिए स्थापना जयपुर में की गई है 2006 में राजस्थान सरकार के द्वारा। जिसकी मैं हमेशा बात करता रहता हूं कि आपको ऑथेंटिक बुक्स हमेशा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पढ़नी चाहिए, लेकिन बहुत जबरदस्त ज्यादा बुक्स आती है। तो यह है हमारे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर। इसका क्या पहले भी यही नाम था शुरू से, या फिर कोई और भी नाम था? बिल्कुल सही सोचा आपने, पूर्व नाम था इसका, पहले इसका अलग नाम था। पहले इसका नाम था राजस्थान ज्ञान विज्ञान हिंदी रचना संस्थान। पहले क्या नाम था? राजस्थान ज्ञान विज्ञान हिंदी रचना संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अब क्या हो गया? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। मतलब ये जितने भी बुक्स जारी करता है वो हिंदी भाषा के अंदर, हिंदी लैंग्वेज में जारी करते हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट जो होते हैं वो अपन को अलग से पढ़ना पड़ता है, बाकी बुक्स इनकी ऑथेंटिक होती है। इसमें जो बातें लिखी हुई है वो प्रूफ है, ठीक है, ऑथेंटिक प्रूफ होता है। तो ध्यान रखें, राजस्थान ज्ञान विज्ञान हिंदी रचना संस्थान। तभी तो मैं कहता हूं आपके लिए जो ये चीजें मिल रही है, आपको नोट्स जो मिल रहे हैं, वो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक, आरबीएससी की बुक, एनसीईआरटी बुक्स जो बोर्ड्स के एग्जाम में चलती है, इन सब बुक्स का कंटेंट, ताकि कल को अपन कोई चीज की दिक्कत भी हो तो प्रूफ तो दिख सके ना कि भाई ये देख ले, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे स्थापना देखते हैं अपने इसकी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो स्थापना हुई है वो 15 जुलाई 1969 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई है। वो भी देखो, जैसे अलग अलग शिक्षा नीतियां होती है, शिक्षा नीति 2020, 2018, 2000 ऐसे, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत, हालांकि याद रखो तो रख लेना, वैसे डेट जरूर याद रख लेना, मतलब ईयर 1969 को स्थापना हुई थी, और इसका पहले का नाम था राजस्थान ज्ञान विज्ञान हिंदी रचना संस्थान, ठीक है। इसका मेन क्या पर्पज है भाई, क्या उद्देश्य है इसकी स्थापना करने के पीछे? तो हिंदी में विश्वविद्यालय स्तरीय, मतलब यूनिवर्सिटीज जो जैसे अपन यूजी पीजी करते हैं, ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, तो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो विश्वविद्यालय स्तर की मानक पाठ्य पुस्तक एवं जो भी उसके संदर्भ में ग्रंथ है उनका निर्माण करना, उनका प्रकाशन, उनको छपवाना, और हिंदी भाषा कैसे उसका उन्नयन हो और हिंदी भाषा का कैसे डेवलपमेंट हो, ये सब करने के लिए इसकी स्थापना की गई है।
मतलब क्या है कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक्स जारी करती है, वो आपके पूरी टॉप यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय स्तरीय तक की होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आती है, सिविल सर्विसेज के लोग भी इसको पढ़ते हैं। तो ये सब बातें हैं जिसका बुक्स छपाना, हिंदी भाषा का कैसे उन्नति हो, बस लैंग्वेज हिंदी रहती है, उन सब के लिए काम किया जाता है। एक अंबेडकर पीठ भी है जयपुर में। अंबेडकर पीठ वैसे वो जयपुर ग्रामीण में आ जाती है, मैंने बिल्कुल अपडेट कर दिए नोट्स पूरे, जिला बन गया अलग से तो जयपुर ग्रामीण। अंबेडकर पीठ जमुआ रामगढ़ जयपुर तहसील में ही है, मतलब जयपुर में ही एक तहसील पर जमुआ रामगढ़, वो जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में, जयपुर जिला तो अलग है और जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है जमुआ रामगढ़। वहाँ पर अंबेडकर पीठ की स्थापना की गई है ताकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के जो विचार हैं, उनके जो आइडियाज हैं, उनको लोग सीखे और वो आगे से मतलब बढ़े। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंडला गांव है जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में, ये प्रॉपर एड्रेस है, मुंडला गांव जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण। क्या उद्देश्य था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक चिंतन को और बढ़ाना, लोग सीखे, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ है, बुक्स है, उनके विचार है, उनको जाने। इस अकादमी के या पीठ के अगर हम अध्यक्ष की बात करें, कौन अध्यक्ष होंगे, तो मुख्यमंत्री इसके जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर जो है इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है ना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें होती है कहीं कहीं पर डिफरेंट, उसको अपन को ध्यान रखना। एक पीठ है अंबेडकर पीठ, कहां पर है? तो जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में जगह पड़ती है जमुआ रामगढ़। अगला है भाई राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, ये भी जयपुर में ही है और ये प्रश्न बहुत बार आया है, बहुत बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग कहां पर है? जयपुर में। स्थापना कब हुई? 1950 में। इसके द्वारा पत्रिका जारी की जाती है, क्या? यस की जाती है। उसका क्या नाम है? द रिसर्चर। इसमें कहीं कहीं पर क्या होता है, कुछ मासिक या त्रैमासिक या फिर ईयरली फिक्स नहीं होते, वो जब उनकी वो हो सिस्टम हो तब जारी कर देते हैं। तो ये ईयरली भी हो सकती है, तो वार्षिक सिक्स में कोई अपन को इतना सा याद रखना है, द रिसर्चर जो है ना, वो ये पत्रिका जारी करते हैं, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। पंडित झाबरमल शोध संस्थान, ये भी जयपुर में ही है, इसकी स्थापना 2000 के अंदर हुई। फिर ये तो सिर्फ स्थापना ही ध्यान रखना है, पंडित झाबरमल शोध संस्थान जयपुर, स्थापना 2000। श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय, श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय स्थापना कब हुई भाई? 1960। कितने प्रश्न बनेंगे? 2। पहला तो ये बनेगा कि श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ कहां पर है? जयपुर। दूसरा बनेगा स्थापना कब हुई? 1960 में। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है रंगमंच, रंगमंच भी जयपुर में ही है। सीधा सीधा प्रश्न आएगा, रंगमंच है जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, तो जयपुर। ठीक है, ये अपने सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय जो है अपना जयपुर, उसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है। इसमें प्रदर्शनी हॉल भी है एक बहुत बड़ा, जिसमें प्रदर्शनी होती है, बड़े बड़े मेलों का आयोजन भी किया जाता है, हमारे आर्ट कल्चर को दिखाया जाता है, रंगमंच होता है। ठीक है, हालांकि इसको राज्य सरकार ने इसको नीलाम कर दिया है इसलिए, लेकिन प्रश्न इतना जरूर आता है कि रंगमंच कहां पर है? जयपुर में। फिर ये आता है कि रंगमंच जो कि जयपुर में स्थित है वो किसके द्वारा संचालित है? तो हमारे सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय जो है जयपुर, उसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है नाट्य विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय। राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम समझते आप समझ गए, राजस्थान यूनिवर्सिटी। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी कहां पर है? जयपुर में। बाकी सब जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वो अपने अपने जगह के हिसाब से, मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर में है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सब डिफरेंट डिफरेंट नाम से पता चलता है, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय तो जयपुर में ही है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। तो जहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम आ जाएगा तो आप वैसे समझ जाओगे। तो नाट्य विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय कहां पर है? जयपुर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? यह भी बहुत जबरदस्त है। ये कोर्स होता था पहले यूनिवर्सिटी के अंदर, अब भी होता है, साल भर का डिप्लोमा या फिर डिग्री मिलती है, बहुत काम आती है। स्थापना हुई थी 1977 में। 1977 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसमें विश्वविद्यालय को जितने में अनुदान आता है, उस अनुदान आयोग होता है, एक पूरा अनुदान आयोग बना हुआ है। जितना भी यूनिवर्सिटी को फीस वगैरह, जितना भी लेट फीस है, चाहे अपन कभी भी जाके वापस से कोई डॉक्यूमेंट निकलवाते हैं उसकी फीस लगती है, तो वो विश्वविद्यालय को अनुदान जाता है। तो एक पूरा अनुदान आयोग बना हुआ है, वो पैसा रखता है। उस अनुदान आयोग के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी 1977 में। ठीक है ना, ओके। ये विभाग जो है वो 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स संचालित होता था पहले,
जो बाद में डिप्लोमा और डिग्री कोर्स में बदल गया। अब डिप्लोमा होने लग गया 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। अलग से अगर आप नाट्य विभाग में या किसी कल्चर में एक्टिविटी में भाग लेना चाहते हो, डिप्लोमा डिग्री लेना चाहते हो, तो यूनिवर्सिटी करवाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एक वेरी इंपॉर्टेंट है डॉल म्यूजियम, गुड़िया या फिर गुड़िया घर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। डॉल म्यूजियम जयपुर में ही है या फिर गुड़िया घर जयपुर में ही है, दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग नाम पूछे गए थे, इसलिए मैंने दोनों नाम लिख दिए हैं। डॉल का मतलब गुड़िया ही होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था कि डॉल म्यूजियम स्थित है जयपुर में, गुड़िया घर स्थित है जयपुर में। अब है कहां पर, अगर कभी जाने का मौका मिले, जयपुर में त्रिमूर्ति सर्किल है, त्रिमूर्ति सर्किल के पास में मूक बधिर बालिकाओं की स्कूल है ना। कभी मतलब मूक बधिर जो नहीं बोल सकते है ना, बिल्कुल साइलेंट बच्चे रहते हैं, इशारों से पढ़ाई होती है, जो तभी तो बीएसटी स्पेशल होता है ना, स्पेशल बीएसटी जो लोग करते हैं वो मूक बधिर बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बोल नहीं पाते, इशारों से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। बस वो स्कूल जयपुर के अंदर त्रिमूर्ति सर्किल पर। तो 1979 में त्रिमूर्ति सर्किल पर मूक बधिर विद्यालय के प्रांगण में, उस स्कूल के बीच में भगवानी बाई शेख सरिया चैरिटी ट्रस्ट, ये पूरे ट्रस्ट का नाम है। ट्रस्ट का मतलब समझते हो, जिसमें गवर्नमेंट नहीं होती है, पूरी एक चैरिटी होती है, काफी सारे लोग मिलकर चंदा देते हैं, उससे काम होता है। तो श्रीमती मतलब भगवानी बाई शेख सरिया चैरिटी ट्रस्ट के द्वारा जयपुर में 1979 में त्रिमूर्ति सर्कल पर स्थित विद्यालय, मूक बधिर विद्यालय, उसके प्रांगण में इसकी स्थापना की गई थी, डॉल म्यूजियम जयपुर या गुड़ियाघर जयपुर। इस संग्रहालय में या इस म्यूजियम में भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित गुड़ियाओं या कठपुतलियों के नमूने प्रदर्शित किए जाते हैं। बच्चे उनको देखते हैं, उनको दिखाया जाता है, समझाया जाता है, ताकि बच्चों को हुनर सीखे। और यहाँ पर ये मूक बधिर बच्चे हैं, अगर इनको ये चीज़ समझ में आती है तो खूब सारे बच्चे ये एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि जो गुड़ियाएँ बनाते हैं या जो कठपुतलियाँ बनाते हैं उनमें बोलने की जरूरत नहीं होती, वो तो एक हाथ का और दिमाग का वो हुनर है। तो ये बच्चे भी सीखे और अपना भविष्य आगे बना सके, इसलिए उसके प्रांगण के अंदर स्थापना की गई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट हॉल के बारे में तो क्या ही कहना, खूब बार आप आए भी होंगे। अल्बर्ट हॉल जयपुर केंद्रीय संग्रहालय है, ये केंद्रीय संग्रहालय जयपुर, अल्बर्ट हॉल जयपुर, ठीक है। मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था। अल्बर्ट कौन है? अल्बर्ट एक अंग्रेज है, राजकुमार है, उसके नाम पे, उसके वेलकम पे दीवारें पुतवा दी थी राजा ने और स्वागत रखा था उसका, उसी के नाम पे इसका नाम भी अल्बर्ट हॉल रख दिया था। वो खैर अपन हिस्ट्री में और पढ़ लेंगे, लेकिन अभी इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत जबरदस्त। पहली बात तो ये कि राजस्थान का प्रथम संग्रहालय है, फर्स्ट म्यूजियम ऑफ राजस्थान, तो वो अल्बर्ट हॉल माना जाता है, ठीक है ना। राजस्थान का प्रथम संग्रहालय कौन है? अल्बर्ट हॉल या केंद्रीय संग्रहालय जयपुर। फिर दूसरी बात है आर्किटेक्ट, वास्तुविद, वेरी इंपॉर्टेंट है किसी किसी के, वो है स्वीटन जैकब, ये इसके वास्तुविद है। हालांकि डिजाइन अपने स्वाई राम सिंह द्वितीय ने किया था, और स्वाई राम सिंह द्वितीय जब राजा थे तभी ये अल्बर्ट आया था राजकुमार वेल्स का, तो उसके स्वागत के लिए अल्बर्ट हॉल का नाम, ये बड़ा जबरदस्त हॉल, भव्य हॉल बनाया था, इसका नाम अल्बर्ट हॉल रख दिया, ठीक है। तो डिजाइन स्वाई राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय का कल्चर में बहुत बड़ा योगदान है, अपन हिस्ट्री में और पढ़ेंगे उनके बारे में। शिलान्यास किया था, मतलब उद्घाटन मान लीजिए, वो वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट द्वारा 1878 में शिलान्यास किया गया था, इसका मतलब उद्घाटन किया था। जैसे अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि हमारे राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया था, वैसे इनका भी शिलान्यास इसने अल्बर्ट ने किया था। कब? 1878 के अंदर, और इसी के नाम पर इसका अल्बर्ट हॉल जो नाम पड़ गया, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे। तो अल्बर्ट हॉल का नाम रखा गया वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट के नाम पर, और शिलान्यास भी उन्हीं के द्वारा किया गया था 1878 के अंदर। अल्बर्ट हॉल का डिजाइन स्वाई राम सिंह द्वितीय का है, वास्तविक स्वीटन जैकब है, राजस्थान का प्रथम संग्रहालय है। अल्बर्ट हॉल कहां पर स्थित है? जयपुर में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। छोटा सा प्रश्न और देख लेना, गुरु नानक संस्थान भी जयपुर में स्थित है, ठीक है। सिखों के बारे में गुरु नानक संस्थान जयपुर में स्थित है, और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, ये भी जयपुर में स्थित है। 2021 में स्थापना की गई है, ताजा करंट का जोड़ के लिख दिया है। टॉप लेवल के 23 जयपुर में होने वाले, सारे मैंने आपको एक साथ लिखा दिए। जयपुर में 23 अपने जयपुर के पढ़े, इकट्ठा पैकेज मिल गया आपको। और क्या बताओ, और क्या दूं आपको? बैठे बैठे सिर्फ पढ़ना है, पढ़ो पढ़ो, घर छोड़ना नहीं है,
घर बैठे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैं कोर्स की नहीं कहता, कहीं कोचिंग की जरूरत नहीं है, जाके आओगे तो भी वापस यहीं लौटोगे, इसलिए पढ़ाई शुरू कर दो। टेस्ट देंगे बच्चों की तरह, हर टॉपिक वाइज टेस्ट लेने वाला हूं, हर चीज पढ़ेंगे जबरदस्त तरीके से, बस आप मेहनत करो। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न पूछा गया। अब हम चल रहे हैं उदयपुर के पास, मेवाड़ में। तो राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है? उदयपुर में। स्थापना कब हुई? 1958 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। फिर वही बात मैंने कहा था ना कि बहुत सारी बड़ी बड़ी अकादमियां, उनकी खुद की एक पत्रिका होती है और वो एक पुरस्कार भी देते हैं। तो इनके पुरस्कार का नाम है मीरा पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न न जाने कितनी बार आया है, क्या आया है कि मीरा पुरस्कार कौन सी अकादमी या कौन सी इंस्टीट्यूट देता है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा मीरा पुरस्कार दिया जाता है। और ये एक प्रथम मीरा पुरस्कार लेने वाला कोई व्यक्ति का नाम पूछा गया था आरएस प्रीलिम्स वगैरह जैसे एग्जामों, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम मीरा पुरस्कार मिलने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर रामानंद तिवारी। ठीक है, बिल्कुल। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर क्या कोई पत्रिका भी जारी करते हैं क्या? यस, मधुमती पत्रिका मासिक हर महीने जारी की जाती है, वो ये राजस्थान साहित्य अकादमी करता है। तो जितनी भी पत्रिकाएं हैं इनको इकट्ठी याद कर लेना। कोई सा भी पूछ देगा, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, कह देगा रिहान पत्रिका, मधुमती पत्रिका, वृष शब्दल पत्रिका, आगे लिख देंगे कौन सी से मैच करो। तो ध्यान रखें, मैच भी अपन को आना चाहिए। वो कब आएगा? जब हम ढंग से याद करेंगे। तो मधुमती पत्रिका जो कि मासिक है, वो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा जारी की जाती है। मीरा पुरस्कार से रिलेटेड मैंने साथ में मीरा संग्रहालय भी लगे हाथ लिख ही दिया। मीरा संग्रहालय उदयपुर में, ठीक है ना, मीरा संग्रहालय उदयपुर के अंदर है। स्थापना मीरा संग्रहालय की जो है 2011 में स्थापना की गई उदयपुर में। प्रदेश के पहले मीरा संग्रहालय की स्थापना राव दूधागढ़ परिसर में की गई। और देखो, ये मीरा संग्रहालय तो मीराबाई की जो कलाएं हैं, मीराबाई के मतलब उन सिद्धांतों को, उन याद को ताजा करने के लिए मीरा कला मंदिर की मीरा धाम योजना एक चल रही है सरकार के द्वारा। मीरा कला मंदिर की मीरा धाम योजना, उसके तहत मीरा शोध प्रतिष्ठान एवं एक पुस्तकालय बनाया जा रहा है और मीरा संगीत महाविद्यालय छात्रावास बनाया जा रहा है। इनकी भी स्थापना जो है वो की जा रही है। ध्यान रखिए, इनकी भी स्थापना जो है वो की जा रही है। अभी की नहीं है, लेकिन याद रखना है। आप तो इतना से याद रख लो एक बात, तो मीरा संग्रहालय कहां पर है? उदयपुर में। स्थापना कब? 2011 में। इसके अलावा ये उदयपुर में पहला मीरा संग्रहालय स्थापित हुआ है। इसके बाद में मीरा धाम योजना के तहत मीरा शोध प्रतिष्ठान पुस्तकालय और मीरा संगीत महाविद्यालय छात्रावास की भी स्थापना की जा रही है। काम चल रहा है। जिस दिन रेडी हो जाएंगे, उद्घाटन इनॉग्रेशन हो जाएगा, तो करंट के कोई क्लास के अंदर जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये चीजें भी अपन को ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। मीरा संग्रहालय उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से भी बहुत ज्यादा प्रश्न आए हैं। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर है। नाम है भारतीय लोक कला। इसका मतलब 2-3 स्टेट का मामला तो है, बिल्कुल है। इसमें गुजरात है, राजस्थान है, एमपी, इन तीनों की लोक कलाओं, संस्कृति, उनके गीतों और त्योहारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखें, राजस्थान, गुजरात, एमपी, 3 स्टेट की कलाओं, लोक कलाओं, संस्कृति, उनके गीतों के, उनके त्योहारों के अध्ययन किया जाता है इस अकादमी के अंदर, जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है। स्थापना कब हुई? 1952 में। याद रख लेना, किसने की थी? देवीलाल सामर ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ चुका है बहुत प्रश्न। देवीलाल सामर का संबंध है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर से। मैच द फॉलोइंग में आ चुका है। देवीलाल सामर ने किस संस्थान की स्थापना की? भारतीय लोक कला मंडल की, जो कि उदयपुर में है। इनको पद्मश्री मिल चुका है देवीलाल सामर को। तो पद्मश्री से सम्मानित देवीलाल सामर के द्वारा 1952 में भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना की गई। क्या मेन उद्देश्य था, क्या ऑब्जेक्टिव है इसकी स्थापना करने के पीछे? तो कठपुतलियों पर शोध, कठपुतलियों के शोध, उनका संरक्षण और प्रचार प्रसार हेतु बेसिकली काम करेंगे। सिर्फ कठपुतलियां नहीं है, और भी कोई कलाएं हो जो बिल्कुल नीचे लेवल से कोई लोग उठना चाहे, ग्रामीण प्रवेश से, तो उनके लिए काम कर रही है। राजस्थान, गुजरात और एमपी की लोक कलाओं का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, देवीलाल सामर वेरी इंपॉर्टेंट है। 1952 वेरी इंपॉर्टेंट है।
और कहां पर है वो इंपॉर्टेंट है, और किन 3 स्टेट का है, तो वो 4 प्रश्न बनते हैं इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट। राजस्थान, गुजरात, एमपी 1, कठपुतलियों के शोध वाला भी देख लेना 2, देवीलाल सामर्थ 3, 1952 4, और कहां पर है 5। ये 5 या 4 प्रश्न बनते हैं इसमें टॉप लेवल के, ढंग से याद करना। फिर हल्दी घाटी, वो भी मेवाड़ी क्षेत्र में आ जाता है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर योद्धा, तो हल्दी घाटी संग्रहालय राजसमंद मेवाड़ के अंदर स्थित है। समझ तो गए होंगे हल्दी घाटी संग्रहालय। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन की यादों को संजोने वाले संग्रहालय का निर्माण राजसमंद जिले में, उदयपुर के एक शिक्षक थे, रहने वाले उदयपुर के हैं, राजसमंद जिले में स्थापना की गई है। उदयपुर के एक टीचर ने कमाल कर दिया, उन टीचर का नाम है मोहनलाल श्रीमाली। मोहनलाल श्रीमाली जी अध्यापक महोदय हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन की यादों का, उन वीर गाथाओं को याद किया जाता है हल्दी घाटी संग्रहालय राजसमंद मेवाड़ में। प्रश्न आ चुका है कि हल्दी घाटी संग्रहालय की स्थापना किसने की, तो उदयपुर के अध्यापक मोहनलाल श्रीमाली ने। ठीक है ना, ध्यान रखें किस जिले में है, राजसमंद जिले में, या फिर मेवाड़ बोल दो, एक ही बात है। हल्दी घाटी संग्रहालय का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। यह सबसे बड़ी चीज, अब समझ गए होंगे कितना बड़ा कंटेंट और डेटा होगा वहां पर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसे हर किसी का नाम नहीं आ जाता, तो ध्यान रखें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की वजह से ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हल्दी घाटी संग्रहालय का नाम दर्ज है। नेक्स्ट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। कब हुई स्थापना, 1986 में। कहां पर हुई, बागोर की हवेली उदयपुर में। ठीक है ना, बिल्कुल। जब हवेलियां पढ़ेंगे फिर से बहुत जबरदस्त तरीके से, फिर और पढ़ेंगे, तो 1986 में बागोर की हवेली जो कि उदयपुर में है, भारत सरकार के द्वारा, ध्यान रखें राजस्थान सरकार नहीं। प्रश्न बन गया, पहली बात तो यह कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है, उदयपुर में। दूसरी बात, स्थापना कब हुई, 1986 में, जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव के टाइम पर। कपिल देव कप्तान थे। उसके बाद में तीसरा है कि मतलब उदयपुर में भी कहां पर है, तो बागोर की हवेली उदयपुर में स्थित है। फिर प्रश्न आएगा कि पश्चिमी क्षेत्र, अब पश्चिमी क्षेत्र का मतलब क्या है, जब भारत सरकार कर रही है तो भारत सरकार पश्चिमी क्षेत्र अगर ले रही है, वो भी भारत सरकार ले रही है, तो पश्चिम में आने वाले 3-4 स्टेट को लेगी वो। बिल्कुल सही है, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी क्षेत्र का कार्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से, मतलब पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में स्थित है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से राज्य आते हैं, तो राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य इसके अंदर आते हैं। फिर एक प्रश्न ये था, ये चारकोल जानते हो ना, चारकोल, बिल्कुल। चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है ये, कि किस संस्थान में या किस केंद्र में, किस सांस्कृतिक केंद्र में चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखें, चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन इसी संस्था द्वारा किया जाता है, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, भारत सरकार के द्वारा 1986 में स्थापना की गई थी। इसमें 4 स्टेट आते हैं, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, गुजरात, ये 4 स्टेट आते हैं इसमें। ठीक है ना, तो इसको ढंग से पढ़ लेना। बागोर की हवेली में है, राजस्थान सरकार के द्वारा स्थापना नहीं की गई है, भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, अब जोधपुर स्टार्ट कर चुके हैं अपन, उदयपुर कंप्लीट, अब लेंगे जोधपुर। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी बिल्कुल जोधपुर में है। स्थापना कब हुई, 1957 में इसकी स्थापना हुई। अगला है फोरेंसिक विज्ञान संस्थान, इंग्लिश में इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस। ठीक है ना, की बात है, फोरेंसिक साइंस या फोरेंसिक विज्ञान, ठीक है ना, संस्थान। ये भी जोधपुर के अंदर है। छोटे मोटे नाम है कुछ, तो ऐसे याद करने हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ यही पूछा जाता है कि कहां पर है। फिर है राजस्थान प्राच्य, प्राच्य जहां भी लिखा है वो लगभग सारे संस्थान जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, स्थापना 1954 में की गई थी, मुनि जिनविजय के द्वारा जयपुर में।
लेकिन फिर उसको बाद में ट्रांसफर जोधपुर में कर दिया, तो फिर काम पूरा, कार्य क्षेत्र पूरा जोधपुर ही है, वहीं पर काम होगा 1956 से। तो 1954 में मुनि जिन विजय के मार्गदर्शन में जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी, बट 1956 से ये जोधपुर के अंदर है, तो जोधपुर में ही माना जाता है। हालांकि ये ईयर वियर काम भी नहीं आता है, प्रश्न इतना सा आता है कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहां पर है, तो जोधपुर है। ये देश का सबसे बड़ा पांडुलिपि, जानते हो ना, पांडुलिपि भंडार है, यहां पर पांडुलिपियों का भंडार है, इकट्ठा स्टोरेज है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, देश का सबसे बड़ा पांडुलिपि भंडार कहां पर है, तो राजस्थान राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहां पर है, जोधपुर में, ठीक है। फिर ये तो पढ़ा होगा आपने रूपायन संस्थान, न जाने कितनी 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 बार प्रश्न आ चुका है। रूपायन संस्थान बोरुंदा गांव पड़ता है, बोरुंदा, लेकिन वो पहले जोधपुर में आता था। अब जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण अलग अलग दो जिले बन गए, जैसे कि जयपुर और जयपुर ग्रामीण। तो ये बोरुंदा अब जोधपुर ग्रामीण के अंदर है, तभी तो मैं कहता हूं अप टू डेट नोट्स है, बिल्कुल गलती कहीं पर भी नहीं हो सकती। रूपायन संस्थान बोरुंदा, वैसे नाम जोधपुर ग्रामीण से कम और बोरुंदा खुद नाम से भी आ रहा है कि बोरुंदा में कौन से संस्थान की स्थापना की हुई है, तो वो है रूपायन संस्थान। अब सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, स्थापना किसके द्वारा की गई है, कोमल कोठारी और विजयदान देथा। विजयदान देथा को पद्मश्री भी मिल चुका है, तो ध्यान रखें 1960 के अंदर, 1960 के अंदर कोमल कोठारी और पद्मश्री विजयदान देथा के द्वारा 1960 ईस्वी के अंदर रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण की स्थापना हो चुकी है, की जा चुकी। ध्यान रखें, कोमल कोठारी व विजयदान देथा का संबंध है, आया हुआ कि नहीं आया हुआ, बहुत बार आया हुआ है। तो कोमल कोठारी और विजयदान देथा का संबंध रूपायन संस्थान से है, जो कि बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। 1960 में इन दोनों ने इसकी स्थापना की थी। पद्मश्री मिल चुका है विजयदान जी देथा साहब को। हालांकि हिस्ट्री में पढ़ लेंगे अपन ये वाली चीज। तो पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय ये जोधपुर में ही, लेकिन मैंने सोचा कि कनेक्टिविटी साथ में एक आधा फैक्ट लिख ही देते हैं, काम आएगा। तो पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय जोधपुर में है, वहां के राजा मान सिंह के द्वारा जोधपुर फोर्ट के अंदर, जोधपुर किले के अंदर इसकी स्थापना की गई है। पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय या फिर प्रकाश पुस्तकालय मान लो, पुस्तक पहले ना लिखा हुआ हो तो प्रकाश पुस्तकालय समझ जाना। कहां पर है प्रकाश पुस्तकालय का संबंध, जोधपुर फोर्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई बीकानेर। बीकानेर में है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहां पर है, बीकानेर। एक प्रश्न तो यहीं तैयार हो गया। दूसरा प्रश्न है कि इसकी स्थापना कब की गई। स्थापना की गई 25 जनवरी 1983 को, 25 जनवरी 1983 को स्थापना की गई। और ये वाला प्रश्न बताओ कितनी बार आ चुका है, कितनी बार आ चुका है। तभी मैंने कहा कि जितनी भी पत्रिकाएं हैं, जिस जिस संस्थान की पत्रिका ढंग से घट के पी जाना, छपेगा, छपेगा, ठीक है ना। और छपेगा नहीं, छप चुका न जाने कितनी बार, आगे भी छपता रहेगा। जागती ज्योत जो कि हर महीने जारी की जाती है, वो पत्रिका का संबंध कौन सी अकादमी से है, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी से। कहां पर है, बीकानेर में। फिर ये अकादमी पुरस्कार भी देती है, क्या देती है फेमस। एक तो सूर्यमल मिशन ज्यादा फेमस है, बहुत बार पूछा गया है। सूर्यमल मिशन और मुरलीधर व्यास कथा समान, ये जो अकादमी है वो अपने जो भी हुनर दिखाते हैं, जो इस एक्टिविटी में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको पुरस्कार भी देती है। तो प्रश्न आएगा सूर्यमल मिशन पुरस्कार का संबंध किस अकादमी से है, या फिर सूर्यमल मिशन पुरस्कार कौन सी अकादमी देती है, जारी करती है, तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर, ठीक है। जागती ज्योत मत भूल जाना। आगे आ जाओ भाई, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, या राजस्थान स्टेट अर्काइव। अभिलेखागार क्या बोलते हैं, अर्काइव, ठीक है ना, अर्काइव बोला जाता है। तो राजस्थान स्टेट अर्काइव बीकानेर है। इसकी स्थापना कब की गई, तो की गई 1955 में, जयपुर में की गई थी। हालांकि जयपुर में स्थापना इसकी हुई थी, बट 1960 में इसको बीकानेर ट्रांसफर कर दिया गया। ये भी आप ध्यान रखें, बीकानेर ट्रांसफर कब किया गया, 1960 में। हालांकि इतना डीप आता नहीं है, प्रश्न इतना सा आएगा, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां है, तो आपका आंसर होगा बीकानेर, ठीक है।
स्थापना 1955 में हो चुकी है, तो अगर एग्जाम में 1955 आता है तब भी सही है, 1960 आता है तब भी सही है, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। ये तो वो वाली बात होगी ना, आप चिंता नहीं करें, अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो प्रश्न डिलीट होगा या फिर आपको उसका बोनस मिल जाएगा। आप नेगेटिव सोचते ही क्यों कि सर सिक्का उछालें, क्या पता सिक्का खड़ा रह गया। तो जब 10th पढ़ते थे अपन, मैं 10th वाले बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूं, तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता वाले चैप्टर आता है, ठीक है, उसमें सिक्के कॉइंस की बात की जाती है। एक आधा बच्चा कह ही देता है कि सर कह दे, अपन सोचते हैं कि भाई जब सिक्का को उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, महारतें हासिल है उनको, वो कहते हैं कि सर खड़ा रह गया तो इम्पॉसिबल सी बातें करते हो, ठीक है, या हवा में रह गया तो नीचे नहीं गिरेगा, ग्रेविटेशन फोर्स नाम की चीज नहीं होती। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ऐसी नेगेटिविटी पर को नहीं रखनी है। कहने का मतलब ये है कि 1955 1960 दोनों याद कर लेना। जयपुर में 1955 में स्थापना हुई थी, ट्रांसफर 1960 में बीकानेर में इसका हो गया। आगे देखते हैं, वर्तमान में ये भारत का प्रथम डिजिटल अभिलेखाकार यानी कि फर्स्ट डिजिटल आर्काइव बन गया है। प्रथम डिजिटल मतलब पूरा डिजिटीकरण है, पूरा कागजी कार्रवाई पूरा डिजिटल है, ठीक है। ये अब एक प्रश्न ये बहुत बार आया है कि मतलब राजस्थान में ऐसा कौन सा अभिलेख है, वैसे पता चल रहा होगा अभिलेखों को संभाल कर रखने वाला अभिलेखागार होता है, ठीक है। तो मुगलों से लेकर, जब मुगलों का राज था, मुगलों से लेकर वर्तमान सरकार तक के जितने भी अभिलेख है उनका संरक्षण इसके यहां पर किया जाता है। बताओ, बहुत बड़ी चीज है। एग्जाम प्रश्न आ सकता है, मुगल से संबंधित कोई प्रश्न आ गया आज के पूरे सेशन में, अगर प्रश्न आ गया कि मुगलों की पोथियों को संभाल के रखने वाला या फिर मुगलों से लेकर के आज तक के अभिलेखों का विवरण किस अकादमी में आज भी संरक्षित है, तो वो है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। नेक्स्ट है शार्दुल म्यूजियम बीकानेर। हालांकि शार्दुल अपन पढ़ेंगे बीकानेर के राजा को जब और पढ़ लेते हैं, लेकिन मैंने फिर बीच में डाल दिया क्योंकि जब पढ़ रहे हैं तो सारे ही पढ़ेंगे। बीकानेर में आपको पता है कि लालगढ़ पैलेस है ना, तो बीकानेर के लालगढ़ पैलेस के अंदर शार्दुल म्यूजियम बना हुआ है। बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री थे केएम पन्नीकर, जब अपन पढ़ेंगे बीकानेर रियासत जब पढ़ा भी था, एकीकरण के टाइम पर पढ़ेंगे, उनके सहयोग से, केएम पन्नीकर का सहयोग था, उनके सहयोग से राजस्थानी भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास इसके क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए 1945 में दशरथ शर्मा ने शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शार्दुल म्यूजियम कहते हैं, इसकी स्थापना बीकानेर में स्थापना की थी। दो प्रश्न तैयार हो गए। 1945 में स्थापना हुई, लालगढ़ पैलेस में स्थापना हुई, बीकानेर रियासत केएम पन्नीकर का भी सहयोग था और दशरथ शर्मा जी का भी सहयोग था। इनके सहयोग से इसका शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से बीकानेर में स्थापना की गई। और इन्हीं दशरथ शर्मा जी के और इन्हीं केएम पन्नीकर के प्रयासों से 1962 ईस्वी में एक ग्रंथ भी जारी हुआ था जिसका नाम है राजस्थान थ्रू द एजेस, ठीक है ना, बिल्कुल। इस ग्रंथ का भी, ये भी ग्रंथ भी अस्तित्व में आया। तो ये सब बातें हालांकि अपन जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, राजस्थान इतिहास पढ़ेंगे तब और जानेंगे। अभी आप इतना सा ध्यान रख लो कि शार्दुल म्यूजियम कहां पर है, बीकानेर में। स्थापना कब हुई, 1945 में। किनके प्रयासों से, तो दशरथ शर्मा और केएम पन्नीकर जो कि बीकानेर रियासत के उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। बस ये बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना, ये ग्रंथ भी याद रख लेना। राजस्थान थ्रू द एजेस नामक ग्रंथ जो है वो किनके प्रयासों से 1962 में अस्तित्व में आया, तो पन्नीकर साहब और दशरथ शर्मा के प्रयासों से ही जो है ये जो ग्रंथ है वो सामने आया, सबके अस्तित्व में आया। फिर है हिंदी भाषा प्रचार समिति। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कैसे हो, हिंदी भाषा आगे कैसे बढ़े, तो हिंदी भाषा प्रचार समिति ये श्री डूंगरगढ़ बीकानेर में ही जगह पड़ती है, एक तहसील मान लीजिए श्री डूंगरगढ़ बीकानेर के अंदर है हिंदी भाषा प्रचार समिति। श्री डूंगरगढ़, डूंगरपुर नहीं है, डूंगरगढ़ है, ये श्री डूंगरगढ़ है जो कि बीकानेर के अंदर, वहां पर हिंदी भाषा प्रचार समिति की स्थापना की गई है। अब ये वेरी फेमस है, बहुत बार पूछा गया, सांगरिया संग्रहालय। सांगरिया संग्रहालय कहां पर है, हनुमानगढ़। तो ध्यान रखें, सांगरिया एक जगह है, सांगरिया एक कस्बा है, इसलिए वहां के संग्रहालय का तो नाम है सर छोटू राम। बहुत वीर आदमी थे, बहुत समाजसेवी आदमी थे। सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय, सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय कहां पर है, तो हनुमानगढ़ में। और वो कहां पर है, वो है सांगरिया कस्बे में ही है, इसलिए सांगरिया कस्बे में या सांगरिया गांव में स्थित होने के कारण इसको सांगरिया संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों नाम याद रखने हैं,
सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय हनुमानगढ़, सांगरिया संग्रहालय हनुमानगढ़। स्थापना किसने की, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, स्वामी केशवानंद जी ने, ठीक है ना। स्थापना किसने की, स्वामी केशवानंद जी के द्वारा स्थापना की गई सांगरिया कस्बे हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ सांगरिया कस्बे के अंदर, ठीक है। कब, 1938 में, 1938 के अंदर इसकी स्थापना की। सरकार ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, बाकी ये संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने जितने भी संग्रहालय होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको अपन को पढ़ना भी चाहिए, आगे लाना भी चाहिए, तभी तो यहां से प्रश्न भी आ रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी अपने जैसे ही हैं, निकल के जाते हैं, बहुत टॉप बंदे होते हैं, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी होते हैं, वो चाहते हैं कल्चर बचा रहे और हमारी संस्कृति बची रहे, इसलिए सांगरिया संग्रहालय के बारे में पढ़ना चाहिए। सांगरिया संग्रहालय स्वामी केशवानंद जी के द्वारा स्थापित है सांगरिया कस्बे में 1938 में हनुमानगढ़ में। श्री सरस्वती पुस्तकालय ये फतेहपुर सीकर के अंदर है भाई, और इसमें अलभ्य व दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, मतलब ऐसा साहित्य जिसको बहुत ज्यादा 500 शताब्दी पूर्व का साहित्य जो मिल पाना कितना मुश्किल है बताओ। 100 साल अपने से हैं, 5 साल 6 साल पुरानी बुक्स भी संभाल के नहीं रखी जाती, 500 शताब्दी पूर्व का कहते हैं कि साहित्य उपलब्ध है, इसलिए कहा जाता है कि अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना अगर कहीं पर है राजस्थान में तो है श्री सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर। ये एक श्री सरस्वती नाम से लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है फतेहपुर सीकर में। ये प्रश्न सीधा सीधा छपने वाली लाइन है, ऐसा प्रश्न आएगा, ठीक है ना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं अपन राजकीय संग्रहालय सीकर। बिल्कुल राजकीय संग्रहालय सीकर में है। इसका उद्देश्य है कि जो भी शेखावाटी का क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा का संरक्षण हो, बचाव हो, सीधी सी बात है। सीकर, झुंझुनू ये सब शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं, तो क्षेत्र की कला संपदा कैसे सुधरे, वो कैसे आगे निखार हो। 28 जून 2006 को इसकी स्थापना की गई है। प्रश्न आ चुका है राजकीय संग्रहालय कहां पर है, उसमें जो जगह होती है राजकीय संग्रहालय सीकर में है। स्थापना कब, 2006 में। या फिर शेखावाटी क्षेत्र का ऐसा कौन सा संग्रहालय है ना, जिसकी स्थापना 2006 में हुई, तो राजकीय संग्रहालय, ठीक है। अगला है राजपूताना म्यूजियम। पहले राजस्थान का नाम राजपूताना था, बिल्कुल, तो राजपूताना म्यूजियम। अच्छा सुनो, म्यूजियम का मतलब संग्रहालय होता है, तो राजपूताना संग्रहालय भी आ जाए तो बात एक ही है। राजपूताना म्यूजियम अजमेर के अंदर है, ध्यान रखें। राजपूताना म्यूजियम कहां पर है, अजमेर में है। स्थापना 19 अक्टूबर 1908 को, तो मेन चीज 1908 रख लो, अक्टूबर वाले तो कोई बात नहीं। 1908 को राजपूताना म्यूजियम अजमेर में स्थापना। क्वेश्चन तो यह आया था कि राजपूताना म्यूजियम स्थित है अजमेर में, स्थापना कब हुई, 1908 में। अब बात करते हैं युद्ध संग्रहालय। युद्ध कहां होगा भाई, जहां पर परमाणु बम का परीक्षण किया जाता है, वही क्षेत्र, बिल्कुल खाली पड़ी जमीन है ना। तो युद्ध संग्रहालय जैसलमेर, बहुत ही प्यारी जगह, घूमने का शौक जो हो आराम से घूमो, इतनी प्यारी मिट्टी। आज आपको टीला यहां दिखेगा, सुबह उठेगा तो वही टीला वहां दिख जाएगा, ठीक है। बिल्कुल पेड़ पौधे बहुत कम है और घनत्व डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, बारिश होती नहीं, एक दिन बारिश होती है मुश्किल से पूरे साल में। युद्ध संग्रहालय जैसलमेर, इसकी स्थापना 24 अगस्त 2015 में इसकी स्थापना की गई। और ये युद्ध संग्रहालय कभी देखने जाना, जितने भी युद्ध लड़े गए थे उनमें कौन कौन से टैंकों का प्रयोग किया गया, ऐसे हथियार टैंक वहां पर देखने को मिलते हैं। तो इस देश के मतलब ये जो है वो देश के पश्चिमी हिस्से का, सीधी सी बात है, जैसलमेर हमारे पश्चिमी क्षेत्र में आता है, तो ये देश के पश्चिमी हिस्से का पहला युद्ध संग्रहालय है, पश्चिमी क्षेत्र का पहला युद्ध संग्रहालय है, जहां पर विभिन्न युद्धों में, बहुत सारे युद्ध, जितने भी युद्ध हुए उनमें इस्तेमाल किए गए टैंकों, विमानों और सैन्य वाहनों की प्रदर्शित किया जाता है। वहां पर बड़े बड़े वाहन है, वो जो बड़ी बड़ी चैन से चलने वाले वाहन है, कभी देखना, कभी टाइम मिला तो व्लॉग बनाएंगे वहां पर। और बहुत ही जबरदस्त टैंक है, बड़े बड़े टैंक जिनसे बम गोले छोड़े जाते थे। विमान है वहां पर जो फौजी लोग यूज करते थे। उन जितने भी युद्धों में, खूब सारे तो काफी आगे नष्ट हुए भी दिखेंगे आपको, क्योंकि वो युद्ध में प्रयोग किए गए थे, ठीक है। तो सामने से गोलाबारी होती है, तो सब बातें विभिन्न युद्धों में इस्तेमाल किए गए टैंकों, विमानों और सैन्य वाहनों को प्रदर्शित किया जाता है। यह देश का पश्चिमी हिस्से का पहला संग्रहालय है। 2015 में युद्ध संग्रहालय जैसलमेर की स्थापना की गई है। अब है टोंक से बात करते हैं अपन। टोंक नवाबों का राज था यहाँ पर। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर है, मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान, तो बताओ अबुल कलाम आजाद का कहां पर है, तो टोंक, जयपुर के पास में ही है।
टोंक जिले के अंदर इसकी स्थापना की गई। कब? 1978 में, 1978 के अंदर शौकत अली खान के प्रयासों से। आप तो इतना सा याद रख लो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी संस्थान जो है वो शोध संस्थान है। शोध संस्थान का मतलब होता है रिसर्च करते हैं वो लोग, शोध करते हैं। वो कहां पर है? टोंक में है। स्थापना 1978 में स्थापना हुई। वैसे वनस्थली विद्यापीठ बिल्कुल निवाई टोंक के अंदर चली गई है। पहले जयपुर में इसकी ब्रांच थी अपने सी स्कीम के अंदर, अब ये कंप्लीटली जो है वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में। इसकी स्थापना जो देवकी नंदन शर्मा ने 1937 ईस्वी के अंदर की थी। बहुत ही ज़बरदस्त विद्यापीठ है लड़कियों के पढ़ने के लिए। बहुत बड़े बड़े अपने जितने भी हैं, जो अब राष्ट्रपति धनखड़ साहब है शायद उनके भी वो हैं, वो भी पढ़ चुके हैं। जितने भी बड़ी बड़ी महिलाएं जो हुई है तो वो यहाँ पर खूब जने का नाम आता है वनस्थली विद्यापीठ से। तो प्रोफेसर देवकी नंदन शर्मा द्वारा 1937 में ये चित्रकला विभाग है, इसकी स्थापना जो है की गई है। ये वैसे एजुकेशन हब भी है एक तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है। वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक, इतना से याद रखना है। वनस्थली विद्यापीठ कहां पर है? निवाई टोंक में। स्थापना 1937। एक भवानी नाट्यशाला है झालावाड़ के अंदर, भवानी नाट्यशाला। हालांकि इतिहास से पढ़ेंगे, हिस्ट्री जब और पढ़ेंगे भवानी सिंह राजा के बारे में, इन सब के बारे में। 1921 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी बस, ठीक है ना, भवानी नाट्यशाला। तो भाई कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करना। 45 टॉप लेवल के संस्थान मान लीजिए, चाहे आप संग्रहालय मान लीजिए, चाहे साहित्य संगीत क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जितने भी संस्थान या संग्रहालय थे, म्यूजियम थे, अपने पढ़े हैं। ये सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करना। पीछे मत रह जाना, पढ़ते हुए रहना। कल भी क्लास मिलेगी, लगातार क्लासेस मिलेगी। जबरदस्त तरीके से अपनी क्लासेस चल रही है, एक से बढ़ एक। लेकिन साथ के साथ एक बार पहले मुझे सुनना है, उसके बाद में नोट्स बनाने हैं और हाथों हाथ याद करना है। प्रेशर अपने ऊपर हावी मत होने देना, वरना क्या होगा फिर वही चीज जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, बर्डन बढ़ जाएगा। कोर्स तो एक दिन हो जाएगा लेकिन आप कवर नहीं कर पाओगे, फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए मेरे साथ रहना है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से अपन लाइव टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये था सेशन, कैसा लगा जरूर कमेंट करना। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट सेशन के साथ में, ठीक है, ओके।